2025 का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था और बच्चे जो तैयारी करके हिसाब से मतलब अपने हिसाब से जो अपनी बेस्ट तैयारी करके गए थे वो 2024, 23, 22 के पेपर के हिसाब से करके गए थे। एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी रहेगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग कम रहेगी। क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, आप इतने मार्क्स ले आइए कि यार कॉलेज तो मिल ही जाएगा। कुछ बच्चे खुद ही रिमाइंड कर रहे होंगे कि हमारे बीच में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब हमें ये सब बच्चों को अपनी अपनी प्रॉब्लम पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। सो गुड मॉर्निंग मेरे नीट 2026 एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। आपको आज का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इन दिस वीडियो हम नीट 2026 का सेफ स्कोर का प्रेडिक्शन करने वाले हैं बेटा। अब सेफ स्कोर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज बताऊंगी आपको कि बेटा 520 मार्क्स आने चाहिए तो 520 मार्क्स ही लाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा एनालाइज करने वाले हैं और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा हम 2026 की कुछ प्रेडिक्शंस करने वाले हैं कि आपके लिए कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी हो तो जनरल कैटेगरी के लिए ये स्कोर होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी हो तो ओबीसी के लिए ये स्कोर होना चाहिए, राइट। अब बेटा स्कोर प्रिडिक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखो आपके जो नीट के सेफ स्कोर है ना बेटा, वो सेफ स्कोर 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं, राइट। एक बार हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर, देखो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो वो 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं बेटा। सेफ स्कोर सबसे पहले डिपेंड करता है आपके नेगेटिव मार्किंग पे। किस पे डिपेंड करता है? नेगेटिव मार्किंग। बेटा अगर मैं सीधी सी बात करूं कि कोई बच्चा मुझे आके बोलता है कि मैम मैंने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, राइट, और उसमें नेगेटिव मार्किंग ही आपकी 13-14 मार्क्स की हो रही है, तो इससे अच्छा है ना तो क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट कीजिए, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग हमें कम से कम रखनी है, तब तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सेकेंड चीज का जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज एक्यूरेसी। बेटा ये फैक्टर वो है जो आपको 600 प्लस ले जाता है। ये फैक्टर वो है जो आपको 600 प्लस ले जाता है, एक्यूरेसी। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी रहेगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग कम रहेगी। और तीसरा फैक्टर वो ऑब्वियसली आप सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बैलेंसिंग मार्किंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बैलेंसिंग मार्किंग। अब बैलेंसिंग मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि तीनों में इक्वल मार्क्स लाने। बैलेंसिंग मार्किंग का मतलब ये है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स थोड़ा सा वीक है या केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, ऑब्वियसली बायो तो मैं कह नहीं सकती वीक होगा, बट अगर आपका तीनों में से एक सब्जेक्ट वीक है तो आप सब्जेक्ट को इस हिसाब से बैलेंस करिए कि एक सब्जेक्ट का इफेक्ट दूसरे पे ना पड़े, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको कुछ एनालिसिस बताने जा रही हूँ। अगेन ये जो भी कट ऑफ हम देखने जा रहे हैं और कट ऑफ क्लोजिंग रैंक्स हम देखने जा रहे हैं वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जरा एक बार हम उन 3 फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखो सब चीज ना इस पे डिपेंड करती है। 3 फैक्टर में से जो मेन है वो पेपर डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करती है। पेपर डिफिकल्टी लेवल, आपने एनालाइज किया होगा कि जो आपके पेपर आते थे, स्पेशली मैं अगर बात करूं 2020 से लेकर बेटा 2024 तक, अगर मैं इन ईयर्स की बात करूं तो पेपर का लेवल, आपने एक चीज नोट किया होगा कि पेपर का जो लेवल है ना वो आपका इजी टू मॉडरेट था। तभी तो आप देख रहे हो कि बच्चे जो हैं, कितने बच्चों के 720 मार्क्स आ रहे थे, 700 प्लस जा रहे थे इस वाले टाइप में, है ना। फिर हमने देखा कि जो 2020 से पहले वाले पेपर था, मतलब बिफोर, अगर मैं 2020 की बात करूं ना तो वो बिफोर 2020 का जो लेवल था पेपर का बेटा, वो जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल पे हम बोल सकते हैं, टू हार्ड, है ना। और क्योंकि हमें लग रहा था कि 2020 से लेकर 2024 तक की 2025 का पेपर भी उस हिसाब से आएगा, इजी और मॉडरेट के बीच में, बट 2025 ने सबकी आंखें खोल दी है। एनटीए ने वापस एक बार अपना लेवल जो है वो बिफोर 2020 वाला बना दिया है। 2016 का पेपर वो था जो एक डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर था, और सेम आफ्टर 2016 अपने पास जो पेपर आया है 2025 का जो आया है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि पेपर का जो लेवल था अगेन वो था मॉडरेट से डिफिकल्ट। तो आपने एक चीज देखी होगी
कि यहाँ जो थे ना मार्क्स वो 700 प्लस भी आ रहे थे, पर यहाँ मार्क्स उतने बच्चों के आए ही नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट MBBS वाली जो सीट्स है वो आपको 527 पे भी मिल गई थी। लास्ट क्लोजिंग रैंक की मैं बात बताऊं तो वो 527 पे भी मिल गई थी, बट इनके कंपैरेटिवली आपने देखा होगा यहाँ तो 700 प्लस जा रही थी, है ना। तो पहले तो एक चीज ये डिपेंड करती है। सेकंड बेटा, पेपर डिफिकल्टी लेवल के बाद ना, अब देखो ये सब डेटा एनालाइज करके मुझे ये पता चला है कि जो एक और फैक्टर है वो है सीट, दैट इज सीट डायनामिक्स। सीट डायनामिक्स, अब देखो सीट डायनामिक्स की मैं बात कहूं ना तो हर साल सीट्स आपकी नीट में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सीट डायनामिक्स की मैं बात करूं तो, है ना, अभी रिसेंट 2025 में ही लगभग 12,000 सीट्स, वैसे ऐसा बोला गया है कि 12,000 जो सीट्स है वो इंक्रीज करी जा रही है, ठीक है। और धीरे धीरे हर स्टेट में ये सीट जो है वो इंप्रूव हो रही है, सीट जो है वो इंप्रूव मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 12,000 जो सीट्स है वो इंक्रीज हो रही है। अब सीट डायनामिक्स पे डिपेंड करता है, सीट इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब स्टेट जो है वो सीट अप्रूव कर रहा है, तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो रैंकिंग में भी जो है वो चेंज आ रहा है। रैंकिंग में आप देख रहे हो कि हर साल रैंक भी इंक्रीज हो रही है ना, इन्फ्लेक्चुएशन आ रहा है सिर्फ सीट डायनामिक्स की वजह से। तो एक तो पेपर डिफिकल्टी लेवल, सीट डायनामिक्स, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहीं से हमने वो स्ट्रेटेजी निकाली है, दैट इज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में अगर मैं बात करूं 2025 की मैं बात करूं तो देखो 2025 में ना, देखो बच्चे रजिस्टर तो बहुत करते हैं, है ना, एग्जाम देने वाले तो बहुत है, और उसमें अपीयर कितने होते हैं उसके डेटा में भी फर्क होता है। अप्रॉक्स 23, मैं अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ, अप्रॉक्स 23 लाख स्टूडेंट्स ने ना रजिस्टर किया था, राइट, रजिस्टर किया था 23 लाख स्टूडेंट्स ने 2025 की मैं बात करूं, जिसमें से जो 22 अराउंड जो 22 लाख स्टूडेंट्स थे, 22 आप ले सकते हो एग्जैक्ट, तो आई थिंक 22,09,318 समथिंग ऐसे डेटा था, ठीक है। तो 22 लाख जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने अपीयर किया था, एग्जाम में अपीयर किया था, राइट। और जो क्वालिफाई हुए, मैं एक बार वो भी बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफाई हुए ना वो 12 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, सिर्फ 12 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। अब आप ये देख लीजिए कि सब चीज इस पे डिपेंड कर रहा है। इन तीन फैक्टर्स पे बेसिस पे हमें सीट्स अलोकेट होती है। पेपर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कट ऑफ चेंज होता है, सीट के हिसाब से कट ऑफ नहीं, बेसिकली मैं रैंकिंग पे बात करूंगी क्योंकि हमें मेन फोकस रैंक पे होना चाहिए, सीट, और थर्ड फैक्टर है अपना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से। अब मैं आपको एक डेटा के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स दिल्ली की, तो एम्स दिल्ली पे हम चलते हैं, कैटेगरी वाइज क्या क्या हुआ है। बेटा ये 2025 की एम्स दिल्ली की क्लोजिंग रैंक थी। अब अगर एम्स दिल्ली की मैं बात करूं, एक बार आप देखिए जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं 2023 और 2025 का आप डेटा चेक करिए। 2023 में 57 लास्ट क्लोजिंग, मैं लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात कर रही हूँ, 57 थी। इतना हमें आइडिया होना चाहिए कि टॉप 50 वाले तो ऑलरेडी एम्स दिल्ली ही प्रेफर करते हैं, है ना, टॉप 50 तो अपनी रैंक करनी है जिनको एम्स दिल्ली है। अब वो डिपेंड करता है पेपर लेवल पे, अगेन मैं बता रही हूँ, फिर भी हम देख रहे हैं कि 57 पे 2023 पे 57 क्लोजिंग रैंक थी, 24 पे 47 इसकी क्लोजिंग रैंक थी, और 2025 पे 48 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। ये भी जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो देखना 255 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 2023 की, 24 की आप देख सकते हो 186 थी, और 25 की आप देख सकते हो 207 थी। ये वेरिएशंस आप देख रहे हो 255, 186 और 207, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा था, ठीक है। ये लास्ट क्लोजिंग, ऐसी आप ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की कैटेगरी एक बार एनालाइज करिए, फिर हम इससे थ्रू कुछ स्कोर जो है वो प्रेडिक्शन करेंगे। ये एम्स दिल्ली की थी। अब अगर आप बात करो कि मैम एम्स दिल्ली नहीं तो बाकी एम्स का, तो मैं इस आपके पीडीएफ में एम्स दिल्ली के अलावा भी अदर एम्स की कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ लेके आई हूँ, उसके क्लोजिंग रैंक लेके आई हूँ। तो बात करते हैं अदर देन एम्स दिल्ली की। देखो ये भी 2025 का डेटा है, एम्स दिल्ली को इंक्लूड करके बाकी जो एम्स हैं उसके डेटा लिखे हुए। अगर मैं बात करूं, एक बार आप देखिए ध्यान से, एम्स जोधपुर में
तो यू कैन क्लियरली सी कि EWS जो कैटेगरी है उसमें देखें लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 1153। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 392 थी। अब ओबीसी की बात करिए तो 766 थी। देन ये पीडब्ल्यू कैटेगरी की 87,801 एंड एससी और एसटी की ये एम्स जोधपुर है। देन आफ्टर देन एम्स भोपाल एंड फॉलोड बाय सर्टेन अदर एम्स, राइट। आप एम्स ऋषिकेश को देख लीजिए, एम्स गोरखपुर है, एम्स हैदराबाद है, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक है उनकी, ठीक है। आप देख लीजिए, ये देखिए, ये अभी हमने देखा था एम्स दिल्ली का 48 था जनरल कैटेगरी का। देखिए एम्स दिल्ली का 2025 का लास्ट क्लोजिंग रैंक की मैं बात कर रही हूँ 48 था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें स्पेसिफाई करना चाहती हूँ चीजों को कि अगर आप बात करो एम्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की मैं थोड़ी सी बात कर रही हूँ कि जनरल कैटेगरी में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी में स्कोर कितना था, लास्ट कट ऑफ मतलब किस रैंक पे आपको क्या मिल गया था, उसकी मैं बात कर रही हूँ। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ और डेटा है आपका 2025 का। ध्यान से देखिए 2025 है यहाँ पे, 2025, 24, 23 एंड 22, ठीक है। हमें यहाँ से क्लियरली कुछ चीजें स्पेसिफाई हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, अब बेटा इधर देखना, आप दिल्ली को मैं ओपन रख, ऑब्वियसली हम लोगों को पता है ऑल इंडिया रैंक इसमें 1 ही होनी चाहिए, है ना, 1 रैंक पे। और क्लोजिंग रैंक, हम बेसिकली क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो क्लोजिंग रैंक 47 थी, अभी हमने देखा। और 47 पे क्लोजिंग रैंक पे जो मार्क्स थे ना, और ये जनरल कैटेगरी के मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सब कैटेगरी वाइज हमने देख लिया है। 656 था, आप देख रहे हैं 656 था, ठीक है। 2024 की मैं बात करूं, एम्स दिल्ली में ही बता रही हूं, क्लोजिंग रैंक थी आपके 47 और मार्क्स देख लीजिए, मार्क्स कितने थे 715। नेक्स्ट वन 57 और मार्क्स, आप एक बार मार्क्स में ही देखिए ना, 710 मार्क्स आ रहे हैं 2023 में, 2024 में 715 भी है क्लोजिंग ही। अच्छा आप कट ऑफ में एक बार देख लीजिए, 700 है, यहाँ 706 है और यहाँ पे 656 है। तो अगेन मैंने पहले ही बताया था पेपर डिफिकल्टी लेवल पे चीजें डिपेंड होती है। बाकी आप एम्स के देखिए, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, बठिंडा, पटना, इन सब के आप मार्क्स देख लीजिए। अगर आप भुवनेश्वर के देखें तो देखिए 60 थी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग थी, ये आपकी ओपनिंग है, क्लोजिंग थी 765। मार्क्स क्या थे क्लोजिंग रैंक पे, वो देखिए कट ऑफ जो थी वो 611 थी, ठीक है। अगेन ये 2024 का डेटा है, 23 का है, 22 का है। एक बार आप इस डेटा को एनालाइज करिए, फिर हम बात करते हैं। अब यहां से मुझे एक चीज पता चली, एक छोटी सी चीज, ये आप लोगों को भी इनसे पता चला है इस डेटा से, कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो बी सेफ, आपके लिए सेफ स्कोर जो है वो आपको भी पता है 680 प्लस है। अगर आपको कोई भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, अगेन ये सब चीजें डिपेंड करती हैं पेपर डिफिकल्टी लेवल पे, मैं पहले बता रही हूँ, बट फिर भी अगर आप सेफ स्कोर की तरफ जाना चाहते हैं और सिंस आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू विल हैव टू स्कोर अबव 680। इस चीज का ध्यान रखिए, 680 मिनिमम मैं बात कर रही हूँ कि 680 तक तो आप करिए कि उसके बाद निश्चिंत हो जाइए कि हाँ हमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा, एम्स के अलावा जरूर हम आगे चल के बात करते हैं कि क्या मैम इसके अलावा कुछ ऐसे मार्क्स हैं, मतलब हमारा लास्ट ईयर के डेटा वाइज जो है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने MBBS के कुछ MBBS सीट्स बताई है। जैसे मैंने बताया था कि हर साल वो सीट इंक्रीज कर रहे हैं, हर स्टेट में सीट अप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इस चीज को टाइम लग जाएगा। अब इसके अलावा कुछ ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो MBBS कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये उनकी बेसिकली मैं राउंड 1 और राउंड 3 में आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि राउंड 3 तक आपके मार्क्स कितने थे और यहाँ से हम एक चीज एनालाइज करेंगे, देखिएगा। हाँ, अगर मैं ओपन या जनरल कैटेगरी की बात करूं तो राउंड 1 ये MBBS स्कोर बता रही हूँ, ध्यान से देखना, राउंड 1 में 534 स्कोर थे जनरल के, राइट, और 2025 का ही डेटा है बेटा ये। और राउंड 3 में आपके राउंड 3 जो लास्ट था वो था 527, ठीक है। एक बार हम मार्क्स को कर लेते हैं फिर हम आते हैं इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, राइट। EWS में देखना 528 थे और राउंड 3 में 522। आप OBC की बात करें तो 532 और यहाँ 527। सिमिलरली फॉर SC 457 और राउंड 3 तक 441। ये आपके लास्ट ईयर के थे, 2025 की मैं बात कर रही हूँ। अब बेटा आप यहां से एक चीज का आइडिया लगाइएगा कि लास्ट में जिस बच्चे के स्कोर थे 527, अगर मैं ओपन की ही कैटेगरी की बात करूं 527 स्कोर थे, और लास्ट ईयर
जो बच्चे ज्यादा कैटेगरी में थे वो अप्रोक्स 525, इस वाली कैटेगरी के मतलब इस वाले स्कोर के बच्चे बहुत ज्यादा थे, नॉट कैटेगरी, 525 के स्कोर अप्रोक्स जिन्होंने किए थे वो 525 वाले बहुत ज्यादा थे। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि लास्ट ये एमबीबीएस के जो टॉप कॉलेजेस हैं, ये ऑल इंडिया लेवल की ही एमसीसी जो है वो ऑल इंडिया लेवल की ही काउंसलिंग करवाती है, तो 527 वाले बच्चे को मिल गया था। अब जो 525 वाला बच्चा है, इफ इन केस अगर उसको स्टेट कॉलेजेस भी नहीं मिलता है, लेट अस सपोज कि अगर उसको स्टेट में भी नहीं मिलता है, तो ये क्या करेगा, ये बच्चा करेगा ड्रॉप, ये बच्चा क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो मतलब 2026 में जो है उसमें ड्रॉपर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि एकदम 2025 का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था और बच्चे जो तैयारी करके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से जो अपनी बेस्ट तैयारी करके गए थे वो 2024, 23, 22 के पेपर के हिसाब से करके गए थे। बट 2025 का पेपर ऐसे आया जिसने नंबर ऑफ ड्रॉपर्स को इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि ये जो 525 वाले जो भी है ना, इफ इन केस इनको स्टेट नहीं मिलता है तो ये ड्रॉप करने का सोचेंगे डेफिनेटली, और नेक्स्ट ईयर के पेपर के लिए ये रेडी रहेंगे। ठीक है, तो अपना माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर करके करिए, ऐसे प्रिपेयर करके जाइए कि पेपर ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल इस बार आने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी हम प्रिपरेशन रखेंगे। अब एक बार आप इसको भी देखिए, ये यूजी कोर्सेज है, अदर देन एम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो टॉप कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस की सीट प्रोवाइड करवाते हैं, कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। आप देखिए इनकी लास्ट कुछ ईयर्स की अगर मैं बात करूँ 2025, 4 और 3 की कंपैरिजन बता रही हूं मैं, इसमें रैंक भी लिखा हुआ है आपका, क्लोजिंग रैंक अलोंग विद द कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो आप देखिए मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए मौलाना आजाद जो मेडिकल कॉलेज है जो न्यू दिल्ली में है, उसकी जो 2025 की हम पहले बात कर लेते हैं, ओपनिंग रैंक थी ना बेटा वो देखो 54 थी, और अगर मैं क्लोजिंग रैंक पे जाऊं तो 103 उसकी क्लोजिंग रैंक थी। अब उस क्लोजिंग रैंक पे जो मार्क्स थे वो देखना एक बार 645 थे। 645 के बाद बेटा ये जो डेटा है ना, ये अगेन मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ओपन कैटेगरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको तीनों चारों कैटेगरी के बता दिए थे, अदर कैटेगरीज के भी बता दिए। अब ये जो डेटा है बेसिकली मैं जनरल की बात कर रही हूँ, तो देखिए 54 है, क्लोजिंग रैंक 103 है, मार्क्स ऑफ क्लोजिंग रैंक 645 थे। और एक बार इस डेटा को कंपेयर करें 2024 से, सेम जो आपकी इसमें क्लोजिंग रैंक थी बेटा, एक बार पहले तो मार्क्स ही देख लेते हैं, 710 है ना, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी थी, 151। देख लीजिए मार्क्स, आप मार्क्स का ही देख लें 2024 में 711, 710, 710, 707, 705 मार्क्स ही देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये मौलाना आजाद कॉलेज की है। अब एक बार मैं कुछ बात करती हूँ जिपमर, एक बार इसकी बात कर ले। ओपनिंग रैंक थी इसकी 50, क्लोजिंग रैंक थी 256। आप डेटा से एनालाइज करिए, मतलब मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के वो 630 थे। आप देख रहे हो अप्रोक्स 645, 640, इसलिए मैंने बोला था कि आपने जो मार्क्स है देखो सेफ स्कोर के हिसाब से अपने 680 मार्क्स तो रखो, है ना, चांसेस है अपने, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जरा अहमदाबाद पे आ जाते हैं हम, बीजे मेडिकल कॉलेज पे आ जाते हैं। अगर मैं बीजे मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो देखना ओपनिंग रैंक जो है वो 229 है ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग है वो है 889, और इस क्लोजिंग रैंक पे जो मार्क्स है वो ध्यान से देखना वो थे जनरल कैटेगरी के 608, ओपन कैटेगरी के 608। ठीक है, और वही पिछले साल की मैं बात करूं तो वो मार्क्स थे 705 कट ऑफ। ठीक है, अगर मैं और बात करती हूँ, ये देखो जयपुर के कॉलेज के हैं, मुंबई की है, चेन्नई वाले कॉलेज की है। ठीक है, अब जरा और कॉलेज आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। देखो मैं कुछ कुछ कॉलेजेस का आपको बताना चाहती हूँ। एक मद्रास मेडिकल कॉलेज है, ये चेन्नई में कॉलेजेस है, इसकी भी आपकी लिखी हुई है 700 लिखी हुई है कट ऑफ, आप देख लीजिए इसको, है ना। लखनऊ के कॉलेजेस हैं, न्यू दिल्ली, पुणे में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता में है। ये पूरी एनालिसिस करके मैंने इसमें रखी है ताकि आप एनालाइज कर पाए कि मार्क्स स्पेशली जर्नल के लिए हमें कितने रखने हैं, 595, 582। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग रैंक पे जो मार्क्स हैं देखिए। तो आपने इसमें देखा कि सबसे पहले मैंने आपको एम्स के बारे में बताया, एम्स के अलावा मैंने आपको कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बताई कैटेगरी वाइज कि इतने इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स पे ये आपके क्लोजिंग रैंक है, इस क्लोजिंग रैंक पे ये कट ऑफ गई है। ठीक है, अब यहां से हम कुछ चीज एनालाइज
करने वाले हैं और एनालाइज क्या करने वाले हैं थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये आपने अच्छी तरीके से आई होप देख लिया होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता का, है ना, बैंगलोर, वाराणसी, लखनऊ, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। SMS कॉलेज जो जयपुर का कॉलेज है उसमें आप देख लीजिए, मार्क्स जो है वो 603 पे है और उस पे जो क्लोजिंग रैंक थी वो अप्रॉक्स 1163 थी, ठीक है। ओपनिंग रैंक जो थी वो 331 थी। 2025 का ही मैं आपको डेटा बता रही हूँ, राइट। तो इतने इस पूरे चार्ट से हमें एक चीज तो समझ में आ गया है कि इस बार हमें तैयारी जो है वो बहुत जमकर करनी है, बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करनी है ना, कि ताकि जो है हम किसी धोखे में ना रह जाए कि पेपर इजी आए तो भी ठीक और पेपर डिफिकल्ट आए तो भी हम उस लेवल की तैयारी करके जाए, राइट। अब बेटा देखो, मैं एक चीज आपको क्लियरली बताती हूँ कि कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा ना आप अपनी रैंक पे फोकस करें, राइट, क्योंकि रैंक में हर साल जो चेंज आता है वो अप्रॉक्स 1 से 2, अराउंड 1000 टू 2000, 1 से या 1.5 आप मान लीजिए रैंक जो है वो इंक्रीज हो रही है। कट ऑफ में ऐसे नहीं है कि लास्ट ईयर अगर आपके 570 आए और 570 पे कोई मार्क्स कोई आपको कॉलेज मिल रहा है तो इस बार आपको 580 लाने, नहीं, ठीक है। अगेन ये उन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो उन 3 फैक्टर के हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी चीजें बताने जा रही हूँ। ये कुछ रैंक प्रेडिक्शंस है जो मैंने उन जो डेटा आए उनके बेसिस पे किया है। अब उस रैंक प्रेडिक्शन के हिसाब से पहले मैं रैंक बताती हूँ, फिर अगर आपको स्कोर भी जानने हैं तो मेरी तरफ से जो वो मिनिमम स्कोर है वो मैं आपको बता दूंगी। देखो, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो एक बार जनरल कैटेगरी का हम देखते हैं कि अप्रॉक्स अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उनकी बात करियो कि आपकी जो रैंक है ना ऑलमोस्ट अंडर 10,000 होनी चाहिए फॉर द टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगेन कैटेगरी वाइज मैं बता रही हूँ, 10,000, अंडर 10,000। इफ इन केस अगर आपकी जो रैंक है वो 10,000 से 40,000 के बीच में कहीं ना कहीं रेफर कर रही है तो आपको कुछ अच्छे जो कॉलेजेस है, अब इसमें कुछ अच्छे कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, अगेन वो फीस पे डिपेंड करता है, तो वो कॉलेजेस इसमें मेंशन है। नेक्स्ट, 40,000 से 80,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो अगेन गवर्नमेंट कॉलेज इन रूरल एरियाज, BDS ऑप्शंस भी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। बट अपने को क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को सेफ स्कोर की तरफ चलना है, तो अपनी रैंक पे ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं अगर बात करूं EWS कैटेगरी की तो EWS वालों को अपनी जो रैंक है, रैंक की मैं बात कर रही हूँ, अंडर 15,000 रखनी है। जो टॉप टियर मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, जो टॉप टियर सिटीज के जो मेडिकल कॉलेजेस होती है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको अंडर 15,000 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 15,000 से 50,000 जो है वो आपको गवर्नमेंट, उसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, ऐसे नहीं है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अच्छे वाले नहीं है, ऑब्वियसली मैं अच्छे वाले कॉलेजेस की ही बात करी, इनमें कुछ प्राइवेट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड अगेन 50,000 से 90,000 के बीच में आपको और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो हम तो यहाँ तक की बात करते हैं बेसिकली, है ना, गुड तक की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट, OBC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो देखना अंडर 20,000 जो है वो प्रीमियम गवर्नमेंट कॉलेजेस है। 20,000 या 20K से लेके 80K तक आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के। रैंक की बात कर रही हूँ, SC ST की बात करो, SC अंडर 50,000, ठीक है, और ST अंडर 70,000 है, जहां पे आपको कॉलेजेस के अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगेन 50,000 से लेके 1,50,000 तक आपके पास और गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस है, ठीक है। सिमिलरली फॉर ST कैटेगरीज। तो ये कुछ रैंक की प्रेडिक्शन है जो हमने करी है, और अगेन आपके इसमें की कंसिडरेशन लिख रखा है कि 10% रिजर्वेशन बेनिफिट होगा, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है स्टेट कोटा वेरी सिग्निफिकेंटली। तो ये सब चीजें रैंक वगैरह है वो सब आप बाद में सोचेगा, आप अपने मेन तो तैयारी पे फोकस करिए और तैयारी इस लेवल की कीजिए कि आपको ये कुछ हो ही ना कि इस चीज पे मुझे, मतलब आप ऐसे बीच में वो होप होता है ना, उसमें रह जाओ कि क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। आप इतने मार्क्स ले आइए कि यार कॉलेज तो मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। एम्स नहीं तो बहुत अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेजेस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस बेसिस पे अगर आप जानना चाहते हैं तो अगेन मैं बता रही हूं कि सिर्फ मैं कट ऑफ स्कोर में मिनिमम एक कट ऑफ स्कोर का आइडिया लगा रहे हैं कि इतने इतने आपके आने चाहिए। अब बेटा देखो, मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, है ना, ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं, तो जो मिनिमम मार्क्स हैं
अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इतने मिनिमम मार्क्स तो हमारे आते ही नहीं है, तो बेटा आपके साथ साथ याद करिए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ड्रॉपर भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो 2-2 3-3 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार में ही फोड़ देंगे। तो मैं सभी बच्चों को ध्यान में लेते हुए आपको बता रही हूँ कि जनरल कैटेगरी के अगर जो मार्क्स है अप्रोक्स आप मिनिमम मार्क्स ट्राई करिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो 680 प्लस हो। और ये मैं कुछ टॉप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ओबीसी, अगेन बेटा हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमें अपने मार्क्स यहां तक रखने हैं, इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं ओबीसी के मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो मिनिमम मार्क्स आपको ये सोच के रखने हैं कि आपके अप्रोक्स मार्क्स 580 प्लस हो, ठीक है, मिनिमम मार्क्स 580 प्लस हो। अगर मैं बात करूं ओबीसी के अलावा एससी एसटी कैटेगरी की, इनकी बात करूं तो भैया अपने जो मार्क्स है वो अप्रोक्स आप 520 प्लस तो रखिए, मतलब आप रख सकते हैं अप्रोक्स 500 520 प्लस रख सकते हैं, है ना। अगेन ये सब चीजें डिपेंड करता है पेपर डिफिकल्टी लेवल पे, है ना। पेपर जितना हार्ड आएगा आपकी जो कट ऑफ स्कोर है वो गिर जाएगा और रैंक उस हिसाब से प्रेडिक्ट हो जाएगी। अब कुछ बच्चों का बार बार ये पूछना था कि मैम हम ना बेसिकली जो स्टक हो जा रहे हैं वो स्टक हो जा रहे हैं 400 से या 300 से 400 या 400 से 500 के बीच में स्टक हो जा रहे हैं, तो हम बाहर कैसे निकले। आपको भी पता है नीट की प्रिपरेशन में, इवन नीट के एग्जाम में कितने मंथ बचे हुए हैं बहुत अच्छे से, है ना। अब देखो मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। स्ट्रेटेजी क्या है, देखो सीधी सी बात है, नीट जो है ना वो स्मार्ट वर्क का पेपर है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से नीट के अच्छे स्कोर आ सकते हैं, अच्छे क्या टॉप स्कोर आ सकते हैं। तो हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम इतने मॉक टेस्ट देख चुके हैं लेकिन हमारी वही बार बार गलतियां हो रही है। तो बेटा हार्ड वर्क के साथ आज का टाइम ऐसा है कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे जो स्टक है वो स्टक है अप्रोक्स 300 से 400, मैं एक एवरेज बता रही हूँ, 300 से 400 के बीच में स्टक है, उनके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। सेकंड वाले जो टाइप 2 कैटेगरी है वो मार्क्स वो अप्रोक्स हो रहे हैं 400 प्लस वाले, है ना, जो 400 से 500 के बीच में स्टक हो रखे हैं। एंड द नेक्स्ट इज अप्रोक्स जो 500 प्लस है। अब देखो जो 500 प्लस है ना, इनकी तो मैं एक बात करती हूँ, ये तो क्या करते हैं कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत पढ़ लेते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, इन बच्चों को ऐसा नहीं है कोई कंसेप्चुअल डाउट है, नहीं, कंसेप्ट का इनको सब कुछ आता है, कोई इनका कंसेप्चुअल डाउट है ही नहीं। इनका जो है ना वो सारे मार्क्स कटते हैं इनके सिली मिस्टेक्स में। और बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गवाते हैं कि नहीं ये चीज़ तो हमने पहले से याद कर रखी थी, ये चीज़ हमें याद है, ये एक्सेप्शन हमें याद है, तो हमारे मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे एट द टाइम ऑफ पेपर, क्योंकि उसमें पेयर प्रेशर भी होता है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट कुछ हमारा अच्छे से नहीं होता है, हम जल्दीबाजी में, ऐसा नहीं हमें वो कंसेप्ट आता नहीं है, हम जल्दीबाजी में ये सिली मिस्टेक कराते हैं और बाद में जब हम उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्लोरीन की जगह फ्लोरीन पढ़ लिया और ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, ये नहीं होनी चाहिए, वही रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये फंडा है, जरा इसको इस पे ध्यान दीजिए, है ना, तो इसी की वजह से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। अगर मैं बात करूँ ये 300 से 400 वाली, तो आई एम सॉरी टू से, देखो सच्चाई ये है कि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपको। यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर कंसेप्चुअल पार्ट, आफ्टर देन यू हैव टू गिव योर मॉक टेस्ट। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आगे यहाँ तक नहीं बढ़ पाओगे, फिर चाहे आप कितने मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मैं एक मॉक टेस्ट दे रही हूँ और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, अब उस क्वेश्चन में मुझे लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है कि क्या लॉजिक होगा, इवन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इवन आई डोंट नो अबाउट द फॉर्मूलाज, तो आई एम सॉरी टू से हमें कहीं ना कहीं अभी भी हम कंसेप्चुअल में लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए कंसेप्चुअल प्रैक्टिस। तो जितना कोशिश हो चुकी है, देखो सब कुछ पढ़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल टॉपिक भी बोलो चाहे प्रैक्टिस बोलो, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस हमें चाहिए। वो आप खुद ही एनालाइज कर रहे होंगे, कुछ बच्चे खुद ही रिमाइंड कर रहे होंगे कि हमारे बीच में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब हमें ये सब बच्चों को अपनी अपनी प्रॉब्लम पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो कोशिश करिए वो कंसेप्चुअल आप चीज़ें जितना हो सके अपने टीचर से जाइए, उनसे आप बात करिए कि मैम मेरे कंसेप्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये सॉर्ट आउट कर दीजिए, है ना। उसके बाद आप उसको बार बार रिवाइज करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा दीजिए। अगर आप एक दिन में मान लो 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वो क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, ठीक है। बात करूं मैं 400 प्लस वाली, तो अब इसमें देखो कंसेप्चुअल भी बोल सकते हो, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे मान लो वो सिली मिस्टेक तो करते ही करते हैं, सिली मिस्टेक तो करते ही करते हैं, प्लस एक्यूरेसी इन बच्चों की सही नहीं होती, एक्यूरेसी पे इनको फोकस करना पड़ेगा, एक्यूरेसी इनकी सही नहीं होती है, एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते। ये अटेम्प्ट कर जाते हैं 45 के 45 क्वेश्चंस और बाद में पता चलता है 45 में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो गलत ही हो रहे हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे चीजें आपको सही करनी है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, इसके लिए आप बार बार अपने जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को, आपने जो सर्कल डाउट लगा रखे, आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम में अगर वो पेपर करूं तो वो डाउट मेरा दोबारा नहीं निकले, या उस जैसा डाउट मेरा दोबारा नहीं निकले। इतने अच्छे तरीके से उन कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप टीचर के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, कनेक्टेड रहिए, है ना। और जितने ज्यादा हो सके, देखो मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में आपको यही करना पड़ेगा रिवाइज। कोशिश करिए कि लास्ट के टाइम पे आप कुछ नए टॉपिक्स ना पढ़िए, पहले ही वो नए टॉपिक्स पढ़ के रख दीजिए, है ना। वो एक्सेप्शंस, वो फ्लो चार्ट्स, वो पहले से आप बना के रखिए, ठीक है। और बेटा ये चीज आप मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ ये चीजें, है ना, कि सभी हो, कोई सी कैटेगरी हो, डोंट सी योर कैटेगरी, आप कोई सी भी चीज हो, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बायो में बच्चों के जो स्कोर है ना, आपको पता है 360 में से अप्रॉक्स, अगर आपको एक सेफ स्कोर की साइड चलना है, अब मैं कैटेगरी वाइज नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि 340 प्लस अपने मार्क्स रखिए। बहुत अच्छा है अगर आप 360 में से 360 कर रहे हो, बट एक एवरेज बच्चे की मैं बात करूँ, सबकी मैं बात करूँ, तो प्लीज अपने मार्क्स जो है वो 340 प्लस रखिए, ठीक है, बायो में। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो बेटा केमिस्ट्री का एक सेफ स्कोर है। देखो ये सब चीजें हमें पता है कि पिछली बार पेपर लेंदी हुआ था, फिजिक्स का पार्ट जो है डिफिकल्ट आ गया था, तो अगेन मैं ये एक बात कर रही हूँ, नॉर्मल पेपर, आप पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देख के एनालाइज कर लोगे कि मुझे इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट फॉर अ सेफर साइड हम अपने माइंड में एक चीज बना के चलते हैं कि हमें इतने क्वेश्चंस, हमारे जो हम यूजुअली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो हमें इतना है कि अपने मार्क्स इतने आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो एट द टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट योर लक पे डिपेंड करता है ना। तो देखो केमिस्ट्री में जो अपने सेफ स्कोर रखने हैं वो अपने 150 प्लस रखने हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिजिक्स, जिसका सबको फेयर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये फेयर होता है, राइट, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, उस फेयर से लड़ो, अभी टाइम है आपके पास, उससे लड़ो, और एटलीस्ट उसमें मिनिमम, मैं मिनिमम मार्क्स की बात कर रही हूँ, कोशिश करो कि 140 प्लस हो, 140 नहीं तो आप 120 प्लस तो कर हो, ये स्कोर कोशिश करो, ठीक है। ये वो एवरेज स्कोर मैं बता रही हूँ जो सबके आने चाहिए, जब आप इनको करोगे आपके ऑटोमेटिकली सेफ स्कोर की तरफ पहुंच जाएंगे मार्क्स, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अपना जो एटीट्यूड है ना, वो हमेशा नेवर गिव अप वाला रखिए, ऑलवेज हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। नीट एक दिन की तैयारी से क्लियर नहीं होता, पर हर रोज आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों करोगे, तो नीट आपका क्लियर जरूर होगा, ठीक है। थैंक यू।